देखेंगे कि 2014 में बीजेपी के आने के बाद या उससे पहले बीजेपी लगातार ओबीसी में खास करके जो सेक्शन ईबीसी होता है उस पर लगातार काम कर रही है। मैं ईबीसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि के माध्यम से राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ओबीसी वोट बैंक को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का एक प्रयास कर रही है। तो मैं इसको वोट बैंक के नज़र से भी देखता हूँ। किस तरीके की जो ओबीसी आरक्षण है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है? ओबीसी आरक्षण संविधान में आर्टिकल 340 में प्रोविजन किया गया था कि जैसे स्टेट में ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेट के पास पावर होता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 340 के तहत ही जाऊंगा, क्योंकि कमीशन का चेयरमैन खुद ही उस रिकमेंडेशन के खिलाफ थे और भी लोग थे जो उसके खिलाफ थे। तो हम देखते हैं कि 1955 में रिपोर्ट आने के बावजूद एजुकेशनल बैकवर्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अलग कमीशन बनाया जाए, मतलब एक कमीशन बनाया जाए, क्योंकि उस समय कालेलकर कमीशन को रिपोर्ट सौंपे हुए 25 साल हो गए थे। तो रिकमेंडेशन देता है, 30 रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। उसके अलावा उसने इकोनॉमिक इंपावरमेंट के लिए, एजुकेशनल इंपावरमेंट के लिए तमाम प्रकार का रिकमेंडेशन दिया था जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। फिर काशीराम साहब ने कहा था कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। तो 1990 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड। और 1990 में ही बीपी सिंह अनाउंस करते हैं कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में देने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से घाल-मेल करने का पूरा प्रयास किया और उनसे जितना संभव हो सका जब तक वो फुल मेजोरिटी में रहे, पावरफुल रहे, तब तक उन्होंने ओबीसी के एम्पावरमेंट के लिए वो सिंगल भी काम नहीं किया, कोई भी काम मैं कहूँगा कि नहीं किया। वे नेता थे जिसमें हमने बताया कि अब लालू प्रसाद यादव हो गए, शरद यादव हो गए, नीतीश कुमार ने भी लड़ाई लड़ी, रामविलास पासवान ने कई जनसभाएं की। आइडियोलॉजिकली मैं कहूँगा, आइडियोलॉजिकली क्योंकि जो सोशल जस्टिस का बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो काशीराम साहब के पास था वो अन्य किसी नेता के पास उस समय नहीं था। और ओबीसी के अधिकतर जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट की हुई है। जो कि ओबीसी की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदू ही ओबीसी में नहीं है, उसमें क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। तो हम देखते हैं कि मुस्लिम का वोट बैंक फ्रेगमेंटेड है कुछ। नमस्कार, जय भीम। मैं राजशेखर। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आकाश रावत जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आज हम बातचीत करने वाले हैं कांग्रेस के ऊपर, जो कि अचानक से ओबीसी की हितैषी बन गई है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दलित टाइम्स का जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सर, अचानक से राहुल गांधी उनकी पार्टी कांग्रेस जो है ओबीसी की हितैषी बन चुकी है, ओबीसी के हर मुद्दे को उठा रही है, चाहे उनके अधिकार की बात हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव की बात हो। लगातार हर बड़े बड़े मंचों से वो इस बात को कह रही है। तो क्या कुछ लग रहा है कि अचानक से ये सब होना 2024 में क्या संकेत दे रहा है? देखिए, पहले तो हमें समझना है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां बनी हैं जिसके कारण कांग्रेस को या राहुल गांधी को ओबीसी मुद्दों को लेके आना पड़ा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में बोलते उन्होंने एक डाटा दिया था और उसके आधार पर उन्होंने ये कहा था कि 90 जो सेक्रेटरीट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। तो उन्होंने ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की बात की। इसके बाद वो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो जिससे पता चले कि ओबीसी का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो या ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, या हम ये कहें कि किसी भी प्रकार का पब्लिक या प्राइवेट स्फीयर उसमें कितना है, इसको लेकर के वो मुखर है। लेकिन इसके पीछे अगर हम फिलोसॉफिकल देखने का प्रयास करें कि क्या ऐसा कारण है कि राहुल गांधी या कांग्रेस ओबीसी मुद्दों को इतने मुखर तरीके से उठा रहे हैं जो पहले कांग्रेस में नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें वोट बैंक पॉलिसी जो है एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कैसे कि आप देखेंगे कि 2014 में बीजेपी के आने के बाद या उससे पहले बीजेपी लगातार ओबीसी में खास करके जो सेक्शन ईबीसी होता है उस पर लगातार काम कर रही है। मैं ईबीसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओबीसी में जो लैंड होल्डिंग कास्ट है, लैंड होल्डिंग जो कम्युनिटी है, उनका अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी है और वो सभी पॉलिटिकल पार्टी में उनका एग्जिस्टेंस है। पर जिनका एग्जिस्टेंस कुछ समय के लिए कभी किसी पार्टी में था, कभी किसी पार्टी में था, उनके साथ बीजेपी ने अच्छे से काम किया और वो बीजेपी के इस समय वोट बैंक बन चुके हैं। तो ओबीसी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ओबीसी वोट बैंक को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का एक प्रयास कर रही है। तो मैं इसको
वोट बैंक के नज़र से भी देखता हूँ कि इस तरीके से कांग्रेस प्रयास कर रही है कि ओबीसी वोट बैंक को, क्योंकि यूपी और बिहार जैसे राज्यों में आप देख सकते हैं कांग्रेस की स्थिति क्या है, तो वहाँ पे इनको जनाधार लाना है जहाँ पे अधिक मात्रा में ओबीसी हैं। तो वोट बैंक पॉलिसी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो राहुल गांधी समय कर रहे हैं और कांग्रेस कर रही है। जी अच्छा सर, दूसरा सवाल यह है कि जो ओबीसी आरक्षण है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है ओबीसी आरक्षण को लेकर? देखिए, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, तो हम एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या मूवमेंट रहा, हम सबको पता है कि एंटी कास्ट मूवमेंट का एक लिगेसी रहा है। सोशल इनइक्वलिटी के अगेंस्ट में तमाम मूवमेंट रहे, जो तथागत गौतम बुद्ध से शुरू हुए होते हुए कबीर से होते हुए चौका मेला, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे, ऐसे तमाम, नारायणा गुरु, पेरियार वी रामास्वामी नायकर, इन सब तक होते हुए आता है। बाबा साहब अम्बेडकर का प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखिए कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 में प्रोविजन किया गया था कि जैसे स्टेट में ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेट के पास पावर होता है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दिया गया था कि वो एक कमीशन का गठन करे और उस कमीशन का काम होगा कि वह जांच करे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स या क्राइटेरिया के द्वारा, और ये डिफाइन करे कि ये जो जातियां हैं वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसको हम बोले। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को लगातार बोलते रहे, उठाते रहे, और तमाम हमारे जो सोशल जस्टिस के जितने भी परोपकार करने वाले लोग थे वो लोग इस बात को कहते रहे कि भाई सामाजिक रूप से शैक्षिक और पिछड़ा वर्ग को हम आइडेंटिफाई कब करेंगे। तो 1953 में जब हमारे देश के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय एक कमीशन बना था जिसको हम बोलते हैं काका कालेलकर कमीशन। 1953 में बना और 1955 में उसने रिपोर्ट सौंपा। उसमें अधिकतर जो लोग थे वो खुद कमीशन के विरोध में थे, यहाँ तक कि काका कालेलकर भी नहीं चाहते थे कि जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं, मैं उसके रिकमेंडेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि कमीशन का चेयरमैन खुद ही उस रिकमेंडेशन के खिलाफ थे और भी लोग थे जो उसके खिलाफ थे। तो हम देखते हैं कि 1955 में रिपोर्ट आने के बावजूद भी उसको लागू नहीं किया जाता। कहा जाता है कि क्योंकि उसमें कास्ट जो था एक क्रूशियल फैक्टर था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस को इंडिकेट करने के लिए, तो उसको वो लोग नहीं मानते, बोलते कि कास्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा डिबेट रहा। हम जानते हैं कि जैसे वामपंथी आंदोलन हमेशा क्लास पे फोकस करता है, उसके लिए क्लास मेन मुद्दा होता है। तो और नेहरू भी सोशलिस्ट थे, तो कहीं ना कहीं उनका लेफ्ट इन्फ्लुएंस भी दिखता था। तो उनका कहना था कि कास्ट नहीं, हम इसको इकोनॉमिक और किस तरीके से और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को इसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो पता लगा कि 1955 के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर 1955 से लेकर के कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई प्राइम मिनिस्टर गए। उसके बाद 1977-78 में जब सरकार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, मोरारजी देसाई जी की सरकार, तब उनके ऊपर प्रेशर होता है कि किसी भी तरीके से सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अलग कमीशन बनाया जाए, मतलब एक कमीशन बनाया जाए, क्योंकि उस समय वो कालेलकर कमीशन को रिपोर्ट सौंपी हुए 25 साल हो गए थे। तो फिर एक नया क्राइटेरिया में कोई कमीशन लाना था, तो मंडल बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में कमीशन बनता है। उस कमीशन में जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे पुरुष होते हैं, उसमें कोई महिला नहीं होती है, और एक एल.आर. नायकर के सदस्य जो एकमात्र दलित सदस्य होते हैं उसमें। जनवरी 1979 में मंडल कमीशन का गठन होता है। उसके बाद वो 1980 में अपना रिपोर्ट सौंपती है मंडल कमीशन, जिसमें उसने 3 महत्वपूर्ण 11 इंडिकेटर थे सोशली, एजुकेशन और इकोनॉमिकली। जब वो रिपोर्ट सौंपते हैं तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में क्या है, ये डाटा देखने के बाद ये लगता है कि ओबीसी का, ये पता चलता है कि ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके पॉपुलेशन जो था 52% जिसको मंडल कमीशन आइडेंटिफाई करता है, उनके पॉपुलेशन से बहुत कम है। तो मंडल कमीशन अराउंड 30 रिकमेंडेशन देता है। 30 रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। उसके अलावा उसने इकोनॉमिक इंपावरमेंट के लिए, एजुकेशनल इंपावरमेंट के लिए तमाम प्रकार का रिकमेंडेशन दिया था, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। फिर 1980 में जनवरी में क्या होता है कि सरकार बदल जाती है। 1980 में जनवरी में रिपोर्ट सौंपते हैं
मंडल कमीशन। उसके बाद 1980 में सरकार बदल जाती है, फिर इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर 1980 से लेकर 1990 के बीच में हम देखते हैं कि काफ़ी संघर्ष भरा रहा, जिसमें तमाम लीडर उभर के सामने आए, जैसे आप लालू प्रसाद यादव देख सकते हैं, शरद यादव, मान्यवर काशीराम साहब, जो एक आइडियोलॉजी देते हैं कि किस तरीके से मंडल कमीशन को लागू किया जाना चाहिए। ऐसा तमाम आपको रामविलास पासवान हो गए, सारे नेता मंडल कमीशन को लागू करके मूवमेंट चलाते हैं। फिर 1989 ईस्वी में जब चुनाव होता है, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसको बीजेपी और लेफ्ट ने भी सपोर्ट किया था। अब बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उस समय बहुजन समाज पार्टी के पास 4 एमपी थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था बीपी सिंह को। और काशीराम साहब ने कहा था कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। तो 1990 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड। और 1990 में ही बीपी सिंह अनाउंस करते हैं कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में देने जा रहे हैं। जैसे वो इस बात को बोलते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं किस तरीके से लेफ्ट और बीजेपी उनसे समर्थन ले लेते हैं, सरकार गिर जाती है, लेकिन तब तक वो ओबीसी आरक्षण को सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू कर देते हैं। उसके बाद पूरे इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलता है, और कांग्रेस राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने इसमें बाकायदे मंडल कमीशन के विरोध में बोला है। तो इसमें यहाँ तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने तक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रही है, बल्कि कांग्रेस ने इसका विरोध ही किया। मंडल 2 जो 2006 में लागू किया गया, जिसमें हायर एजुकेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट में, कुछ में लागू होता है, कुछ में लागू नहीं होता है। उसमें कांग्रेस को मजबूरी में इसे लागू करना पड़ा, क्योंकि उसमें तमाम जो सामाजिक न्याय पसंद पार्टियां थी, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया हुआ था, इसलिए कांग्रेस की मजबूरी भी थी कि उसको लागू करे। उसमें भी तमाम आप देखेंगे कि दांव पेच लगाए गए। जैसे 2006 में CEIS एक्ट, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2006 के तहत इसको आरक्षण दिया गया। फिर AK ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में निर्णय आता है, फिर इसको लागू करना था। इसको कई चरण में लागू किया गया। बहाना क्या बना गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो 2011, 12, कहीं 13 अभी भी सही से ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है। और दूसरी एक और चीज कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ओबीसी को पहली बार आरक्षण दिया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे। कांग्रेस ने गेम किया कि एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल पे ओबीसी को आरक्षण लागू नहीं किया। इसको अभी वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बाद में इसको लागू की। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से घाल मेल करने का पूरा प्रयास किया, और उनसे जितना संभव हो सका जब तक वो फुल मेजोरिटी में रहे, पावरफुल रहे, तब तक उन्होंने ओबीसी के एम्पावरमेंट के लिए वो सिंगल भी काम नहीं किया, कोई भी काम मैं कहूँगा कि नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आपने जिक्र किया आपने कि जो मंडल कमीशन आया था उसका कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध किया जी। तो इसको लागू करने में जो अहम भूमिका थी वो किसकी रही थी, मंडल कमीशन को लागू करने में? देखिए, इसको लागू करने में जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई, खास करके उत्तर भारत में जो उभरते हुए नेता थे, जिसमें हमने बताया कि अब लालू प्रसाद यादव हो गए, शरद यादव हो गए, नीतीश कुमार ने भी लड़ाई लड़ी, रामविलास पासवान ने कई जनसभाएं की। आइडियोलॉजिकली मैं कहूँगा, आइडियोलॉजिकली क्यों? क्योंकि जो सोशल जस्टिस का बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो काशीराम साहब के पास था, वो अन्य किसी नेता के पास उस समय नहीं था। काशीराम साहब ने नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मतलब उनका स्पष्ट संदेश था कि मंडल कमीशन को आपको किसी भी हाल में लागू करना है, क्योंकि उस समय बीएसपी का सपोर्ट था बीपी सिंह गवर्नमेंट को, बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में, क्योंकि उनके जो 4 एमपी थे उन्होंने सपोर्ट किया हुआ था। उसके बाद भारत रत्न दिलाने में भी काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस के जो आइकन रहे हैं उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि इसमें जो नेता रहे, चाहे वो लालू जी रहे, नीतीश कुमार रहे, रामविलास पासवान रहे, मान्यवर काशीराम साहब रहे, वाम से कब मूवमेंट का भी बहुत बड़ा इसमें हम कहेंगे रोल रहा है। आइडियोलॉजिकली भी, इकोनॉमिकली जो सपोर्ट मूवमेंट को किया गया। उसके साथ साथ उस समय कुछ खास दलित इंटेलेक्चुअल भी थे जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में थे, उन्होंने काफ़ी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, जिनकी सोशल जस्टिस वगैरह पे काफ़ी अच्छी पकड़ थी। तो इन सब लोगों के दबाव की वजह से बीपी सिंह को भी मंडल कमीशन को लागू करना पड़ा जी। तो आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि जो ओबीसी कार्ड एक तरह से राहुल गांधी खेल रहे हैं अभी, क्योंकि हर मंच से, जो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा मंच हो,
उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, ओबीसी के अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो 2024 के जो चुनाव अभी आने वाले हैं, क्या उसमें ये ओबीसी कार्ड खेलने में राहुल गांधी उनकी पार्टी कामयाब हो पाएगी, सक्सेस मिलेगी ना? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, सपोज हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे किसी मुद्दे पे लेकर के अटैक कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो हमें ये आत्ममंथन की भी जरूरत है कि हम हमारे पार्टी में उस मुद्दे के लोग किस तरीके से काम हुआ है। जैसे ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की बात राहुल जी कर रहे हैं, तो उनको पहले बताना होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं, उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया। उसके साथ साथ ओबीसी के मुद्दे को किस तरीके से आगे उठा रहे हैं, कितने ओबीसी इंटेलेक्चुअल उनकी कमेटी में हैं जो रियल में ओबीसी इश्यूज को लेके कंसर्न है, कितने उनकी जो रिसर्च विंग है कांग्रेस का, उसमें कितने ऐसे ओबीसी स्कॉलर हैं जिनका स्पेशली ओबीसी की अलग अलग जातियां, ईबीसी की अलग अलग जातियां या ओबीसी मुद्दे पे रिसर्च हैं, जो साइंटिफिक तरीके से डाटा इकट्ठा करके एनालिसिस किए हों। क्योंकि पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि बीमारी क्या है। इसमें ये तो हो गया कि सोशल एजुकेशन और इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट ओबीसी का करना है, तो ये तीनों स्थिति के बारे में अच्छी तरीके से पता लगा जो रिसर्च के द्वारा या रिसर्च स्कॉलर के द्वारा डाटा आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है और इस पर काम किया जा सकता है। अब रही राहुल गांधी एक पार्टी से जुड़े हैं, उस पार्टी के वोट बैंक के लिए भी उन्हें काम करना है, और ओबीसी के अधिकतर जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट की हुई है। क्योंकि ओबीसी की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदू ही ओबीसी में नहीं है, उसमें क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। तो हम देखते हैं कि मुस्लिम का वोट बैंक फ्रेगमेंटेड है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ सपा में है, कुछ भाजपा में, कुछ आरजेडी में, कुछ जदयू में, इस तरीके से है। मेजोरिटी जो ओबीसी में जिनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है उनके अधिकतर वोट तो उनके साथ हैं। जैसे आप सपा को ले लीजिए यूपी में, आरजेडी को ले लीजिए नीतीश कुमार को ले लीजिए बिहार में। लेकिन जो ईबीसी जातियां हैं जिनको आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ना तो उनका सोशल रिप्रेजेंटेशन सिक्योर किया गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें उनके पॉपुलेशन के हिसाब से वास्तव में रिप्रेजेंटेशन मिला कि नहीं, बीजेपी ने उनको नेतृत्व दिया, आओ हमारे साथ काम करो। हालांकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है एज ए लीडरशिप डेवलप हो कर रही है, ओबीसी की तमाम जातियों में उसने किया है। उस लीडरशिप को राहुल गांधी कैसे तोड़ पाएंगे, उसको तोड़ने के लिए उन्हें इसका एक तोड़ निकालना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल विंग रिसर्च करे, और दूसरा कि उसमें अच्छा नेतृत्व कैसे निकल सकता है जिसका लोगों के अंदर मोबिलाइजेशन अच्छा हो। तब जाकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं इन ओबीसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। चुनाव आप बोल लिए, अब एक तो हमारे देश की विडंबना है, जो जितना बड़ा झूठ बोलता है उतना बड़ा नेता बनता है, ये विडंबना है देश की। उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है सच को झूठ और झूठ को सच बदलने में। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि पिछड़ी जातियां जो खास करके आती पिछड़ी जातियां, उनमें ये अपनी पकड़ कैसे बना पा रहे हैं, नेतृत्व कैसे निकाल पा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल भी थोड़ा रिसर्च करके अपने मैनिफेस्टो में जो चुनाव आने वाला उसमें ओबीसी और ईबीसी को लेकर के क्या क्या वो काम करने जाएंगे, क्या क्या एजेंडा वो क्लियर करें। मतलब लीडरशिप बनानी जरूरत है जी। बिना लीडरशिप के आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीत हासिल नहीं कर सकते। बहुत आप इंटेलेक्चुअल आएंगे तो इंटेलेक्चुअल आपकी प्रॉब्लम बता सकता है कि सोसाइटी में ये वीक पॉइंट है जिससे आप काम करेंगे तो आप पॉलिटिक्स में कर सकते हैं। तो लीडरशिप बहुत जरूरी है। बिना लीडरशिप के, जैसे कांग्रेस में बड़े बड़े पोस्ट पे कितने ओबीसी ईबीसी हैं बताएं, क्लियर करें या उनके पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन दे। पहले खुद का स्ट्रक्चर बनाएं, सुधारें, उसके बाद काम करें। मेरे साथ है अभी डॉक्टर आकाश कुमार रावत जी, जिनको आपने बखूबी सुना। इनका कहना साफ तौर पर यह है कि अगर कांग्रेस ओबीसी की लीडरशिप अपने अंदर लाती है तो ही वो 2024 के अंदर सत्ता में दोबारा आ सकती है। वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरामैन सुषमा के साथ राजशेखर, दलित टाइम्स, दिल्ली।